नमस्ते और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम कानून और टैक्स के एक बहुत ही दिलचस्प ऑलमोस्ट फिलोसॉफिकल मामले की गहराइयों में उतरेंगे। जी। ये एक ऐसा केस है जो हमें वैल्यू और इनकम के मतलब पर दोबारा सोचने को मजबूर कर देता है। आज का हमारा विषय है CIT पश्चिम बंगाल बनाम बिमान बिहारी शॉ शिपबेट 1968 का एक लैंडमार्क केस। ये कहानी एक वसीयत, दो देवताओं को समर्पित संपत्ति और एक बहुत ही फंडामेंटल कानूनी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका असर आज भी हमारी टैक्स लॉज की अंडरस्टैंडिंग पर पड़ता है। और वो सवाल ये है, क्या एक वसीयत और विल किसी प्रॉपर्टी के इस्तेमाल पर इतनी कड़ी पाबंदियां लगा सकती है कि टैक्स के नजरिए से उसकी कीमत, उसकी एनुअल वैल्यू पूरी तरह शून्य हो जाए, जीरो? Precisely. Can a legal document completely erase the economic value of an asset for tax purposes? राइट। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे पास आज के स्रोत हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय का ओरिजिनल जजमेंट और एक बहुत ही डिटेल्ड लीगल एनालिसिस जो इस केस के हर पहलू को खोल कर रख देता है। तो आज हमारी पड़ताल का मिशन है नोशनल इनकम या काल्पनिक आय के काउंटर इंट्यूटिव सिद्धांत को समझना, वो भी एक बहुत ही प्रैक्टिकल और ठोस उदाहरण के जरिए। बिल्कुल। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं 1925 से, बंकू बिहारी साहा नाम के एक व्यक्ति और उनकी वसीयत से। आखिर ऐसा क्या था उस वसीयत में? श्री बंकू बिहारी साहा ने 1925 में अपनी वसीयत के जरिए एक डेब्यूटर एस्टेट की स्थापना की। अब डेब्यूटर प्रॉपर्टी का मतलब सरल शब्दों में होता है देवताओं को समर्पित संपत्ति। अच्छा। This was a common practice, a way for wealthy families to create a legacy of piety and ensure that certain properties were used for religious purposes in perpetuity. एंड इन दिस केस बंकू बिहारी साहा ने अपनी कई प्रॉपर्टीज दो देवताओं श्री श्री ईश्वर विनोद बिहारी जी और श्री श्री ईश्वर विनोदेश्वर महादेव को डेडिकेट कर दी थी। जी। लेकिन विवाद की जड़ थी दो संपत्तियां। पहली नंबर 12 विनोद बिहारी साहा लेन, जिसे वसीयत में ठाकुर बाड़ी और मंदिर कहा गया है। और दूसरी नंबर 122 ए मानिक टोला स्ट्रीट, जहां बाद में एक मंदिर बनाया गया। इस विल में दो क्लॉजेस थे जो इस पूरे डिस्प्यूट का एपिसेंटर बने। पहला था क्लॉज 11। ये क्लॉज कहता था कि ये संपत्तियां देव सेवा और पवित्र कार्यों के लिए इस्तेमाल होंगी एंड इम्पोर्टेंटली shall not at any time be transferred in any manner such as gift, sale, etc. मतलब बेचने, गिफ्ट करने या किसी भी तरह के ट्रांसफर पर पूरी तरह से रोक थी। पूरी तरह से। लेकिन वो तो सिर्फ ट्रेलर था, असली कहानी तो क्लॉज 17 में थी। बिल्कुल। इस क्लॉज की वर्डिंग इतनी स्पेसिफिक और रिस्ट्रिक्टिव है कि उसे एग्जैक्टली पढ़ना जरूरी है। इट रीड्स, जी पढ़िए। Nobody save and except the Brahmin performing the worship of the deity, and servants shall ever be competent to reside in the Thakurbati at number 12 Vinod Bihari Saha Lane, and the said Thakurbati shall never be used as a place of agitation and meeting for the sake of interiors or for any public functions. What's fascinating here is इस तरह के restrictive clauses डबोटा स्टेट्स में काफी आम थे। इसके पीछे का इरादा था संपत्ति की पवित्रता, the sanctity of the consecrated space को बनाए रखना। Right. The idea was to prevent any commercial or profane use of a property dedicated to a deity. लेकिन इस केस में इसी पवित्रता को बनाए रखने वाले क्लॉज ने एक बड़ा टैक्स डिस्प्यूट खड़ा कर दिया। Right. तो विवाद कैसे शुरू हुआ? इनकम टैक्स ऑफिसर यानी ITO ने इन दोनों प्रॉपर्टीज का एक बोनाफाइड एनुअल वैल्यू तय किया। बेसिकली उन्होंने ये कैलकुलेट किया कि अगर इन प्रॉपर्टीज को ओपन मार्केट में किराए पर दिया जाता तो इनसे हाइपोथेटिकली कितनी इनकम हो सकती थी। एंड दिस इज वेयर द असेसी यानी बिमान बिहारी शॉ शिबैत, जो देवता की तरफ से काम कर रहे थे, उन्होंने इस असेसमेंट पर आपत्ति जताई। ओके। उनका तर्क बहुत सीधा और कॉमन सेंस वाला था। क्लॉज 17 की वजह से हम इसे लीगली किसी को किराए पर दे ही नहीं सकते सिवाय पुजारी और नौकरों के। तो जब लेटिंग पॉसिबल ही नहीं है तो इसकी लेटिंग वैल्यू 0 है, और जब लेटिंग वैल्यू 0 है तो इस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए। एंड इनक्रेडिबली हिज आर्ग्यूमेंट वर्कड, नॉट वंस बट ट्वाइस। पहले एपेलेट असिस्टेंट कमिश्नर AAC और उसके बाद इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, दोनों ने असेसी के पक्ष में फैसला सुनाया। जी। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है कि दो जुडिशियल बॉडीज असेसी के साइड पर थे। उनका रीजनिंग कॉमन सेंस के हिसाब से तो बिल्कुल सही लगता है। उनका स्पेसिफिक तर्क क्या था? उनका तर्क बिल्कुल वही था जो आपने अभी बताया,
और पहली नज़र में ये बिल्कुल लॉजिकल लगता है। The tribunal, which is the final fact-finding authority in tax matters, put it very bluntly. मैं उनकी ऑब्जर्वेशन का एक हिस्सा पढ़ती हूँ। Okay. In view of the injunctions contained in the will against the residence of anybody in the premises, apart from the priest, it is quite obvious that these premises have no letting value, and the appellate assistant commissioner was therefore justified in excluding from the assessment the annual value thereof. Wow. Basically, they said, look at the will. It creates a complete prohibition. No letting means no letting value. Case closed. तो ट्राइब्यूनल ने भी मान लिया कि जब वसीयती किराया वसूलने से रोक रही है तो लेटिंग वैल्यू शून्य है। सो इफ द ट्राइब्यूनल्स लॉजिक सीम्स सो साउंड, वेयर डिड दे गो रॉन्ग? What was the misdirection in law the High Court later pointed out? That is the million-dollar question. The tribunal, while correct on facts, made a fundamental error in law. अच्छा, They confused actual income with taxable income. और यहीं से डॉक्ट्रिन ऑफ नोशनल इनकम की एंट्री होती है, जो इस पूरे मामले का दिल है। right. टू अंडरस्टैंड दिस, हमें इनकम टैक्स एक्ट 1922 के सेक्शन 9 को देखना होगा। इसका सबसेक्शन 2 कहता है, Section 9(2)? जी, वो कहता है, फॉर द पर्पस ऑफ द सेक्शन, the annual value of any property shall be deemed to be the sum for which the property might reasonably be expected to let from year to year. Okay, the key word here is might. Not is let or can be let, but might be let. Precisely. It's a hypothetical, a potential. Potential to generate income. Hmm. भले ही आप उसे किराए पर न दें या उससे कोई इनकम न कमाएं, a notional income is deemed to arise. The tax is on the potential, not the actual. लेकिन ये थोड़ा unfair नहीं लगता? To tax someone on money they haven't actually earned, and in this case cannot legally earn because of the will. Right? ये तो एक तरह से टैक्स ऑन अ फिक्शन हुआ। It does seem counterintuitive, but there's a deep legal philosophy behind it. The tax is on the asset's inherent economic capacity. The law assumes that a property, by its very nature, has value and the potential to be let. Okay. The owner's personal self-imposed restrictions don't erase that inherent capacity in the eyes of the law. If the law allowed that, anyone could create a trust or a will with a simple no-letting clause to avoid property taxes entirely. ये भी बात सही है। To cement this principle, the Calcutta High Court relied heavily on 2 landmark judgments from the Bombay High Court. Okay, so there were precedents that the tribunal had overlooked. Yes, very powerful ones. The first was D.M. Vakil v. Commissioner of Income Tax from 1946. 1946. जी, उस केस में एक व्यक्ति अपनी ही प्रॉपर्टी में रहता था, तो नेचुरली उसे कोई रेंट नहीं मिलता था। He argued that since he's not earning anything, there should be no tax. The court rejected this completely. और उस जजमेंट में वो कौन से शब्द थे जिन्होंने इस डॉक्ट्रिन को हमेशा के लिए सीमेंट कर दिया? Chief Justice Kanya's words in that judgment are considered foundational. On the language of Section 9(2), he said, "It is again significant to note that the word used is might and not can or is. Income from property is thus an artificially defined income, and the liability arises from the fact that the assessee is the owner of the property." Liability arises from ownership itself. Full stop. Might, not can or is. ये छोटा सा शब्द पूरे गेम को बदल देता है। Exactly. और फिर चीफ जस्टिस कन्या ने उस तर्क को भी डायरेक्टली एड्रेस किया जो हमारे भेमन बिहारी शॉ केस के केंद्र में है, यानी अ सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन। Right. इस पर उनका जवाब टैक्स लॉ का एक गोल्डन रूल बन गया। ही ऑब्जर्व्ड, द लायबिलिटी टू टैक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पावर ऑफ द ओनर टू लेट द प्रॉपर्टी, as it also does not depend on the capacity of the owner to receive the bona fide annual value of the property. Matlab, your power, your capacity irrelevant. What matters is that you own the property. Yes. The second case, Sir Karimbhoy Ibrahim Baronetcy Trust from 1963, simply reaffirmed this strong principle. Okay. इसको समझने के लिए मेरे दिमाग में एक एनालॉजी आ रही है। बताइए। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी की एक पोटेंशियल एनर्जी है, उसकी रेंटल वैल्यू। अब अगर मालिक उस घर को रिस्ट्रिक्टिव रोप्स यानी वसीयत की पाबंदियों से बांध भी दे, तो भी घर में पोटेंशियल एनर्जी तो रहती है। बिल्कुल। The ropes might restrict its use, but they don't eliminate its existence. The tax is on that inherent energy. That is the perfect analogy. The tax is on that potential energy,
The restrictions are just a factor in calculating how much potential energy is there, not whether it exists. तो बॉम्बे हाई कोर्ट के इतने स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट्स के बाद तो कलकत्ता हाई कोर्ट के लिए फैसला लेना आसान रहा होगा, या फिर भी इस केस में कोई ऐसी बारीकी थी जिसने इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाया? The legal path was quite clear, thanks to those precedents. But the genius of Justice Banerjee's judgment in this case was not just in applying the law, but in its nuance. He first stated unequivocally that the tribunal was wrong. He held that just because the will placed an injunction, it didn't mean the property had no letting value. तो अदालत ने क्लॉज 17 के असर को फाइनली इंटरप्रेट कैसे किया? यहीं पर जजमेंट की बारीकी सामने आती है. Justice Banerjee didn't just dismiss the will's restrictions, he gave them a specific legal role. मैं पैराग्राफ 19 से फैसले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कोट करती हूँ. प्लीज. That injunction will be of relevant consideration in finding out the bona fide value, and the weight of the injunction may very much reduce the bona fide letting value of the house. But because of the existence of the injunction, the premises cannot be said to have no letting value, notional or otherwise. So, the injunction matters, but it doesn't make the value zero. The restriction doesn't erase the value, but the tax officer has to consider it while calculating that value. Exactly. इसका मतलब value शायद बहुत कम हो सकती है. Precisely. The court is saying to the income tax officer, you cannot ignore this property. It has a notional value. But you also cannot just slap the standard market rent on it. You must look at the restrictions. Right. A property that can only be occupied by a priest is obviously less valuable on the rental market than a regular house. So calculate a value, but it might be a very much reduced value. It's a middle path. But the story doesn't end there, does it? फैसले के बिल्कुल अंत में अदालत ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी, एक जुडिशियल कैविएट भी जोड़ा, which I found fascinating. Yes. And this is a classic example of judicial restraint. This raises an important question. अदालत ने भविष्य के लिए एक दरवाजा खुला छोड़ दिया. In paragraph 20, the court says something very intriguing. I quote, Okay. We are not sure that a temple which is wholly and exclusively occupied by a deity or for use of the deity comes within the mischief of section 9(2). We do not express any opinion on that point. ओके, ये तो बहुत ही सटल बट इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है. तो कोर्ट एसेंशियली ये कह रहा है कि एक प्रॉपर्टी जिसको किराए पर देने से रोका गया है, रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम लेटिंग, और एक ऐसी प्रॉपर्टी जो अपने नेचर की वजह से किराए पर दी ही नहीं जा सकती, इनहेरेंटली अनलेटेबल, इन दोनों में शायद फर्क है. You've hit the nail on the head. This is judicial wisdom at its finest. The court dealt with the question before it, a property with a restriction, but it foresaw a different, more difficult question. जैसे Imagine the sanctum sanctorum of a major temple, the Garbhagriha, where only the deity resides. Can you even hypothetically conceive of it being let out? The concept itself is absurd. नहीं, बिल्कुल नहीं. The court is signaling that such a property might be fundamentally different from the house in this case. They are drawing a potential line between a restriction on letting and an impossibility of letting. They chose not to answer that, leaving the door open for a future case. Wow. So if you were to sum up this entire deep dive, what are the key takeaways for our listener? I believe there are three crucial insights. First, the doctrine of notional income is a cornerstone of property taxation. Tax liability stems from the very fact of ownership, and it's calculated on the property's potential to earn, not its actual earnings. दूसरा, वसीयत या ट्रस्ट डीड में लगाए गए सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस इस काल्पनिक मूल्य को कम कर सकते हैं, perhaps even significantly, but they cannot reduce it to absolute zero. The rope can be tightened, but the potential energy remains. Right. And third, and this is the most nuanced takeaway from the caveat, the law makes a potential distinction between property that is merely restricted from being let and property that is inherently unlettable by its very nature and use, like a space wholly and exclusively occupied by a deity. That second question remains a fascinating gray area. ये वाकई इनक्रेडिबल है. एक 1925 की वसीयत ने टैक्स कानून के इतने गहरे सिद्धांतों को सामने ला दिया. Absolutely, 1968 का ये सिद्धांत आज भी टैक्स कानून की नींव है. It forces us to ask a fundamental question. What is value for tax purposes? And I'll leave our listener with this. How does this principle apply today in a world of complex assets like digital art, NFTs,
or intellectual property that don't generate a steady cash flow. That's a fantastic point. मतलब अगर मेरे पास कोई famous painting है and I have no intention of ever selling it, just keeping it in my family, does it still have a notional value that could be taxed under something like a wealth tax just because of its ownership? That is precisely the modern debate this 60-year-old case continues to inform. It teaches us that in the eyes of tax law, value is an inherent quality of an asset separate from the owner's intentions or actions. And that's a powerful and sometimes uncomfortable truth.